हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर साल के आखिरी दिन अमित शाह जी ने दिया बड़ा बयान। कहा भारत चीन सीमा की कोई फिक्र नहीं है हमें। जी हां दोस्तों, बताएंगे अमित शाह जी ने अपने जवानों को लेकर क्या बयान दिया है दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान को दी बड़ी धमकी और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर उत्तराखंड से बड़ी खबर, पहाड़ों में गुब्बारों में मिला पाकिस्तान का झंडा। राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसी जांच में जुट गई, बहुत बड़ी खबर। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन बना टीटीपी पीएम हाउस में हुई इमरजेंसी मीटिंग, सेना के तीनों चीफ रहे शामिल। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों नए साल से नए नियम को लेकर भी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर मानते कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे टीम की ओर से। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर साल के आखिरी दिन अमित शाह जी ने दिया बहुत बड़ा बयान। कहा भारत चीन सीमा की कोई फिक्र नहीं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बेंगलुरु में शनिवार को सुरक्षा बलों की सराहना की। अमित शाह जी ने कहा कि मैं चीन और भारत की सीमा को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हूँ और कोई भी देश की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी की सराहना करते हुए अमित शाह जी ने उन्हें हिमवीर बताया और कहा कि जब वे सीमा पर गश्त कर रहे हैं तो कोई देश की 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनके लिए हिमवीर की उपाधि पद्मश्री, पद्म भूषण से बड़ी है। शाह ने आईटीबीपी के सेंट्रल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हम सोच भी नहीं सकते कि 0 से 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में वे कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और देशभक्ति की सर्वोच्च सेवा की भावना के साथ ही हो सकता है। आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू कश्मीर की मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में काम करती है। अमित शाह जी ने कहा कि भारत के लोग आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर कहकर बुलाते हैं। ये उपाधि पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक पुरस्कारों से भी बड़ी है, जबकि नागरिक पुरस्कार सरकारी उपाधि है। हिमवीर भारत के लोगों की ओर से दी गई उपाधि है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से आईटीबीपी मौसम की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, कहा मैं भारत चीन सीमा को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हूँ और कभी चिंता नहीं करता। जब हमारे आईटीबीपी के जवान गश्त या डेरा डाले हुए हैं तो वहाँ कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। अगर आप भी दोस्तों अपने आईटीबीपी जवानों का दिल से समर्थन करते हैं और उन पर पूरा भरोसा है आपको और मानते हैं कि अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आईटीबीपी जवानों को थैंक यू कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि हर किसी को अपने जवानों के बारे में पता चल सके दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पहाड़ में गुब्बारों में मिला पाकिस्तान का झंडा। राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गैस के गुब्बारों के साथ पाकिस्तानी झंडा मिला। उत्तरकाशी के चिनिया शिलोंग के तुलियाड में पाकिस्तान का झंडा और लाहौर बार एसोसिएशन का झंडा गैस के गुब्बारों के साथ झाड़ियों में गिरा मिला। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय और राज्य की सभी खुफिया एजेंसियां तत्काल इस खोज में जुट गई हैं कि आखिरकार 2 भाषाओं में लिखा पाकिस्तानी झंडा गैस के गुब्बारों के सहारे क्या सीमा पार से यहाँ इतनी दूर पहाड़ों में आ सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ से ही ये सब छोड़ा गया हो और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यहाँ भी घुसपैठ की हो। जी हाँ दोस्तों, डीआईजी गढ़वाल करण सिंह के मुताबिक जिले से एक टीम को उस स्थान पर भेजकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। शुक्रवार को चीन तिब्बत सीमा से सटे उत्तरकाशी में चिनियाली सौड़ के तुलियाड़ा गांव के जंगलों में करीब 200 से 250 गुब्बारे मिले। इन पर पाकिस्तान के कुछ झंडे लगे हुए थे। पाकिस्तानी झंडे दिखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। एसपी अर्पण युद्धवंशी ने बताया कि गुब्बारों पर 1-2 पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं। गुब्बारे के साथ पाकिस्तान का एक उर्दू में भी लिखा बैनर मिलने से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चिनियाली सौड़ के तुलियाड़ में जंगलों में उर्दू में लिखा बैनर देखकर स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर आईबी की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची है। दोस्तों उत्तरकाशी राज्य के सीमांत जिलों में से ये एक है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों ऐसे में बताइएगा जरूर, आखिर क्या हो सकता है दोस्तों। क्या वाकई में किसी की सबसे बड़ी चाल है दोस्तों, या फिर भारत में दहशत फैलाने का इंडिकेशन है? आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन बना टीटीपी पीएम हाउस में हुई इमरजेंसी मीटिंग, सेना के तीनों चीफ रहे शामिल। जी हां, आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज
शहबाज शरीफ ने शनिवार यानी 31 दिसंबर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बोले तो NSC के साथ हाई प्रोफाइल इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के तीनों चीफ शामिल थे। आतंकी संगठन TTP पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में दो अहम मुद्दों पर बात हुई। मीटिंग में अफगानिस्तान के बॉर्डर फोर्स की ओर से होने वाली फायरिंग और पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान की ताबड़तोड़ आतंकी वारदातों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि TTP के आतंकी खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज धमाका कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना KPK में यानी खैबर पख्तूनख्वा में दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने से डर रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है और वो मान रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट करना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, तालिबान सरकार के संरक्षण में काम कर रहे आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से पाकिस्तान में इन दिनों हालात गंभीर बने हुए हैं। इस महीने TTP ने पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों का अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल सईद असीम मुनीर ने मंगलवार बोले तो 27 दिसंबर को आर्मी हेडक्वार्टर में सेना के टॉप कमांडरों की अचानक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में TTP से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। जनरल मुनीर ने पिछले महीने ही पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली है। उसके बाद टॉप कमांडरों की हुई ये दूसरी बैठक थी दोस्तों। बैठक के बाद बताया गया है कि कमांडरों ने आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने का संकल्प भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर साइप्रस से चीन को ललकार। जयशंकर जी ने कहा LAC पर एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी इस वक्त साइप्रस में है और इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों से मुलाकात की है। उन्होंने चीन के साथ जारी सीमा विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान तेज हो गई हैं। चीन को चेतावनी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है, क्योंकि हम LAC में एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश को राजी नहीं होंगे। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत को लेकर काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पहला ये है कि हमें एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो समस्याओं को हल करता है, और दूसरा हमें एक और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाता है, और हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में भी देखा जाता है। जयशंकर जी ने आगे कहा कि अपने समुदाय से मिले बिना ये यात्रा अधूरी रहती है, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइट्स ने भी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना साइप्रस में वर्षों से जारी भारत के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की और उसका आभार जताया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत के 5887 जवान सेवाएं दे रहे हैं और भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जयशंकर जी ने भी करारा जवाब देते हुए चाइना को कह दिया है कि LAC पर एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर अब आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां दलाई लामा ने कहा चीन ने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, हमारे लोगों को जहर तक दिया गया, फिर भी हम अपनी जगह अडिग हैं। जी हाँ, चीन ने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, चीन में बने हमारे बौद्ध विहार को तोड़ा गया, हमारे लोगों को जहर तक दिया गया। बोध गया में शनिवार को टीचिंग प्रोग्राम में यह बयान बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने दिया। उन्होंने चीन की सरकार पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने हर संभव कोशिश की, बहुत हद तक हमारी चीजों को नष्ट कर दिया गया, बावजूद इसके बौद्ध धर्म अपनी जगह पर खड़ा है। दलाई लामा 3 दिनों से काल चक्र मैदान में टीचिंग प्रोग्राम में प्रवचन दे रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चीन में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बड़ी संख्या में है। चीन सरकार ने 1000 से ज्यादा लोग जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे उन्हें समय समय पर नष्ट कर दिया गया। किसी के नुकसान पहुंचाने के किसी का धर्म के खतरे में नहीं पड़ता। आज भी चीन में बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भिक्षु लामा भगवान बुद्ध की प्रार्थना में लीन है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दलाई लामा ने चीन में कोरोना को लेकर के उन्होंने अपना बड़प्पन भी दिखाया दोस्तों, दया भी दिखाई, और उन्होंने कहा कि चीन मुश्किल समय में है क्योंकि उसे परमाणु बम से भी खतरनाक कोरोना वायरस से दिक्कत है। कोरोना वायरस ने चाइना को घेर रखा है। टीचिंग कार्यक्रम में दलाई लामा का स्पीच करुणा और दया से भी भरा रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि गुरु चाहे कैसे भी हो, गुरु गुरु ही होते हैं दोस्तों। गुरु पर आप शिष्य कितना भी बुरा कह ले, लेकिन गुरु अंत में उसके एक बार प्रार्थना करने से गुरु माफ कर ही देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दलाई लामा को लेकर बताइएगा। जरूर बात करते हैं और खबर की, जहां पर पाकिस्तान के काबू से बाहर हो रहा बालूचिस्तान का ग्वादर शहर में धारा 144 लागू, फिर भी हो रहा विरोध प्रदर्शन, इससे चीन हुआ परेशान। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में हालात बेकाबू से बाहर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार चीन से दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने ही नागरिकों की आवाज नहीं सुन रही है। ग्वादर में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद धारा 144 लगा दी गई थी और अभी भी लगी हुई है दोस्तों। इंटरनेट भी बंद कर दिया
दिया गया है। बावजूद इसके हक दो तहरीक का चीन पाकिस्तानी इकानमी कॉरिडोर यानी CPEC के खिलाफ विरोध जारी है। चीन के लिए भी ये प्रदर्शन परेशानी का सबब बना हुआ है। चीनी दूत ली बिजनान ने माना है कि ये चिंता का कारण है। चीन HDT के अध्यक्ष रहमान समेत अन्य स्थानीय नेताओं से बात कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना रहे हैं, लिहाजा इसके बातचीत का रास्ता भी बंद होता जा रहा है। जी हां, ग्वादर, पासनी, तुर्बत और मकरान समेत कई इलाकों में बीते 5 दिन में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें महिलाएं भी हैं। अन्य 35 लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। जी हां दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन जिनपिंग की वीडियो मीटिंग पर भड़का अमेरिका बीजिंग को दे दी है चेतावनी। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया के साथ बढ़ती चीन की नजदीकियों को लेकर चिंतित है और इस बारे में बीजिंग की गतिविधियों पर बारीकी से निगरानी कर रहा है कि क्या चीन मॉस्को को कोई सैन्य या प्रतिबंध हटाने में सहायता प्रदान कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को अमेरिकी ब्रॉडकास्टर CNN को दिए एक बयान में कहा कि बीजिंग तटस्थ होने का दावा करता है, लेकिन उसका व्यवहार स्पष्ट करता है कि वो अभी भी रशिया के साथ घनिष्ठ संबंधों में निवेश कर रहा है। आप सभी को बता दें कि शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो लिंक के जरिए द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चाएं की। कॉल के दौरान पुतिन ने शी को अगले साल मॉस्को आने का न्योता दिया। प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप ने PRC बोले तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रशिया को सैन्य सहायता प्रदान करने या प्रतिबंधों से बचने के लिए व्यवस्थित सहायता प्रदान करने के परिणामों की चेतावनी दी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका बीजिंग की गतिविधियों पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए है और कहा कि जो लोग इस अन्यायपूर्ण युद्ध में मॉस्को के साथ हैं वे अनिवार्य रूप से खुद को इतिहास के गलत पक्ष में पाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया ये देख रही है कि कौन से राष्ट्र स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और संप्रभुता के बुनियादी सिद्धांतों के लिए खड़े हैं और कौन से देश रशिया के पूर्व निर्धारित और अकारण पसंद के युद्ध में खड़े हैं या उसका समर्थन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पुतिन और जिनपिंग के इस बातचीत को लेकर अमेरिका का भड़कना दोस्तों ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका को कितनी तगड़ी बौखलाहट हुई है दोस्तों इन दोनों के बातचीत से। बात करने एक और खबर ये, जहां पर शरीफ सरकार की मुश्किल फिर बढ़ाएंगे इमरान खान। अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे पूर्व प्रधानमंत्री। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अब उनकी पार्टी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इमरान खान ने यह अभियान ठीक उस समय शुरू किया है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार ने इस हफ्ते कहा है कि IMF की शर्तें मानने के अलावा पाकिस्तान के सामने कोई और चारा नहीं है, जबकि आम समझ है कि इन शर्तों को मानने से देश में महंगाई बढ़ेगी। IMF की एक प्रमुख शर्त है कि सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करे और इसीलिए सरकार को पेट्रोलियम सहित कई जरूरी चीजों पर दी जा रही सब्सिडी में कटौती करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसी संभावना को देखते हुए इमरान खान ने महंगाई को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाने की रणनीति अपनाई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान को लेकर भारत की बड़ी दुविधा, तालिबान से निपटने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए इस पर मंथन। जी हाँ, 2021 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर जब तालिबान कब्जा किए गए अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों और हुमवीस वाहन के साथ काबुल में दाखिल हुआ तब दुनिया भर में निराशा फैल गई, मगर जिस देश को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची वो भारत था। 2001 में तालिबान 1.0 को सत्ता से बेदखल करने के बाद भारत ने राहत की सांस ली, क्योंकि लोकतांत्रिक ताकतों ने देश की बागडोर संभाल ली थी। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण केंद्र में आ गया और भारत ने बांधों, सड़क नेटवर्क, रेलवे, शिक्षा और प्रशिक्षण सहित अफगानिस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए $2 बिलियन से अधिक का निवेश किया। लेकिन एक दशक के भीतर चीजें खराब होनी शुरू हो गई। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार और आपसी द्वेष ने तालिबान को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पाया कि अफगानिस्तान में उसे अपने अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और ये जगह उसके सैनिकों की कब्रगाह बनती जा रही है। ऐसे में उसने कतर के दोहा में अप्रैल 2021 में घोषणा की है कि वो 30 सितंबर को अफगानिस्तान छोड़ देगा। दोस्तों, भारत सहित अमेरिका के कई क्षेत्रीय सहयोगी और मित्रों को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका के जाते ही अफगान सेना ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई और तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया और भारतीयों के दिल डूब गए। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान में खुशी का माहौल था, क्योंकि वहाँ की सरकार को लग रहा था कि उसके पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय प्रभाव आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, आप स्थिति देख पा रहे होंगे कि जिस पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद की दोस्तों सरकार बनाने में, आज वही
तालिबान पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत भी इस दुविधा में फंस चुका है दोस्तों कि तालिबान से निपटने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए, कितनी उसकी मदद करनी चाहिए, किस तरीके की मदद करनी चाहिए। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, और क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने भारत के सरकार को, बताइएगा जरूर। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर कश्मीर में इस साल 93 एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 172 आतंकियों को किया ढेर, 29 नागरिकों की मौत। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ विशेष मुहिम छेड़ रखी है। कश्मीर के एडीजीपी ने बताया है कि अकेले कश्मीर जोन में साल 2022 के दौरान कुल 93 सफल एनकाउंटर हुए हैं। इन आतंकी मुठभेड़ों में कुल 172 आतंकियों को ढेर किया गया है। इनमें 42 विदेशी आतंकी भी शामिल थे। कश्मीर के एडीजीपी ने ट्विटर के जरिए बताया है कि मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा और टीआरएफ के सबसे ज्यादा 108 आतंकी मारे गए। इसके बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 35, एसएम के 22, अब बद्र के 4 और अगूह के 3 आतंकी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकी संगठन घाटी में दहशत फैलाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों ने उनकी इस मुहिम का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। कश्मीर जोन के एडीजीपी ने बताया कि इस साल सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते आतंकी संगठनों में नए रिक्रूटमेंट में पिछले साल के मुकाबले 37% गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, इस साल कश्मीर जोन में अलग अलग आतंकी मुठभेड़ों में मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान कुल 360 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से 121 AK-47 सीरीज की राइफलें थी, 8 M4 कार्बाइन और 231 पिस्तौल शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना भी इतनी एडवांस हो चुकी है दोस्तों कि लगातार दुश्मनों को ढेर कर सकती है, तो दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को इस नए साल के दिन पर उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए 2 अच्छी बातें हमारी भारतीय सेनाओं के लिए जरूर कहिएगा। सारी अच्छी बातें दोस्तों, लेकिन 2 सबसे अच्छी बातें जरूर कहिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां ब्राजील से बड़ी खबर, 1 जनवरी से राष्ट्रपति पद संभालेंगे लूला डा सिल्वा। जी हाँ, चुनाव हारने वाले जैर बोल्सोनारो ने देश छोड़ा, कहा लड़ाई हारा हूँ, युद्ध नहीं। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में नए साल के पहले दिन बोले तो आज के दिन दोस्तों लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति पद संभालेंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो देश छोड़कर अमेरिका के फ्लोरिडा चले गए हैं। नए राष्ट्रपति लूला के शपथ ग्रहण समारोह में बोल्सोनारो उन्हें प्रेसिडेंशियल शेष नहीं सौंपेंगे। प्रेसिडेंशियल शेष कपड़े का एक बैंड होता है जिसके कंधे से लेकर कमर तक पहना जाता है दोस्तों, और इसे सिर्फ राष्ट्रपति ही पहन सकते हैं। जब कोई राष्ट्रपति पद छोड़ता है तो आधिकारिक समारोह में इस बैंड को अगले राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। ब्राजील में भी इस परंपरा का पालन किया जाता है, लेकिन बोल्सोनारो के देश छोड़कर जाने से ये लोकतांत्रिक परंपरा टूट जाएगी। फिलहाल उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मुराओ कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हैमिल्टन भी लूला को प्रेसिडेंशियल शेष नहीं सौंपेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लूला को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का दायित्व कौन सौंपेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया इजराइल का साथ, प्रस्ताव पर मतदान में रहा गैर हाजिर। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर इजराइल का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के एक प्रस्ताव पर भारत गैर हाजिर रहा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे से फलस्तीन के क्षेत्रों पर इजराइल के लंबे समय से कब्जे को लेकर राय मांगी जाएगी। प्रारूप प्रस्ताव को महासभा ने 87 वोटों से पारित किया, जबकि इसके खिलाफ 26 वोट पड़े और भारत समेत 53 देश गैर हाजिर रहे। इसमें पूर्वी यरूशलेम सहित इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों में फलस्तीनी लोगों के मानवाधिकारों के हनन और फलस्तीनी इलाकों के इजराइल में विलय का जिक्र किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर ईरानी ड्रोन से रशिया ने यूक्रेन पर रात भर बरसाए बम, कीव में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। जी हाँ, 10 महीने से भी ज्यादा समय से चल रही रशिया यूक्रेन की जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे, और इसी बीच सामने आया है कि शुक्रवार की रात रशिया ने ईरानी ड्रोन की मदद से यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रशिया ने ईरान में बने 16 शहीद ड्रोन से रात भर यूक्रेन पर बम बरसाए हैं। दोस्तों, रशिया ने इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर 100 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। धमाकों की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कीव शहर के दक्षिणी हिस्से को रशिया ने निशाना बनाया था। यहाँ रशिया ने ईरानी ड्रोन की मदद से बम बरसाए, जिसके कारण रात भर इलाका विस्फोट की आवाजों से गूंजता रहा और आसमान को छूती आग की लपटें दिखाई देती रही, और इस दौरान राजधानी कीव में पूरे समय तक सायरन की आवाज गूंजती रही। जी हाँ, बात करते हैं एक और खबर की, जहां लेकिन वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां ब्रिटेन में भारत के आलोक शर्मा को दी गई नाइट हुड की उपाधि। नए साल पर भारतीय मूल के 30 लोग हुए सम्मानित। बड़े ही गर्व की बात दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की खबर है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के पूर्व मंत्री आलोक शर्मा को जलवायु परिवर्तन से निपटने में उनके योगदान के लिए महाराजा चार्ल्स तृतीय ने
यहाँ जारी अपनी पहली नववर्ष सम्मान सूची में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। आगरा में जन्मे शर्मा जो कि 55 उम्र के हैं, अक्टूबर तक कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और उन्हें ओवरसीज लिस्ट में शामिल किया गया है। इस बार भारतीय मूल के 30 से अधिक कार्यकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, चिकित्सा कर्मियों और परोपकारियों को ब्रिटेन और विदेश में उनकी अतुलनीय जनसेवा के लिए सम्मान सूची में शामिल किया गया। दोस्तों इन 30 से अधिक भारतीयों के लिए जिनको सम्मानित किया है दोस्तों, इनको आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा और हैप्पी न्यू ईयर कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां कोरियाई क्षेत्र में तनाव बरकरार, ड्रोन भेजने पर तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दागी 3 मिसाइलें। जी हां, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने कल यानी शनिवार को कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर एक नहीं बल्कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये उत्तर कोरिया की ओर से इस साल किए गए कई मिसाइल परीक्षणों में से एक है। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की ओर से ड्रोन भेजा गया था। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई हवाई क्षेत्र में कथित रूप से ड्रोन भेजने के कारण बढ़े तनाव के बीच शनिवार को अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर कम दूरी की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उनके देश की सेना ने शनिवार सुबह उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दक्षिणी इलाके से 3 मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप का चीन में था बैंक खाता, टैक्स डिटेल से हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल टैक्स रिटर्न से बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के पहले और आखिरी साल में बहुत कम टैक्स चुकाया। डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स रिटर्न लंबे समय से गोपनीय था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी ने ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया था। इस टैक्स रिकॉर्ड से पता चला है कि राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप का चाइना में बैंक खाता था। इस खुलासे से ट्रंप की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका है। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था। तब आरोप लगे थे कि इस चुनाव में चीन और रशिया ने हस्तक्षेप किया था और इस खुलासे के बाद रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद जो बाइडेन के बेटे हंटर जो बाइडेन के संदिग्ध लेन देन की जांच भी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर 120% खतरनाक कोरोना वेरिएंट आया सामने, वैक्सीन को भी कर सकता है बेअसर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत की चिंताएं भी बढ़ा दी है। चीन में तबाही मचा रहा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका था और इसके मामले भारत में भी लगातार मिल रहे हैं। कोरोना केसों के बढ़ने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और इसे लेकर कई हाई लेवल बैठकें भी हो चुकी हैं। और इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है, वहां पर एक और खतरनाक वेरिएंट तबाही मचा रहा है। यह ओमिक्रॉन का XBB 1.5 वेरिएंट है और ये BQ.1 वेरिएंट से 120% तेजी से फैलता है। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस नए साल के अवसर पर कृपया करके अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है और बाहर निकलिएगा तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी की लोगों से अपील, कहा अधूरी नहीं 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर्नाटक में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील की है कि कर्नाटक में अधूरी सरकार ना बनाए, 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाएगी। बेंगलुरु में अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है, लेकिन हमारे लिए ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। 7 राज्यों के हालिया चुनावों में 5 राज्यों में भाजपा जीती और 6 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि जद यानी एस से जुड़े लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी। मैं कर्नाटक को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कांग्रेस को भ्रष्ट कहे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश भाजपा में दागी लोगों को शामिल करने वाला एक राजनीतिक सौदागर करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बनने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।